हेलो एवरीवन, हम सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड जो फैक्टर है वर्कर डेथ के रिगार्डिंग इसके रिलेटेड है। ये आर्टिकल देखते देखो, हेडिंग देखते हैं, एज डेथ ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर गो अप, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अर्जेस कंट्रीज टू स्ट्रेंथन सेफ्टी नेट। देखो, इसमें हम बात करते हैं वर्क रिलेटेड डेथ। इस चार्ट से सब क्लियर हो जाएगा, बाकी तो वही लिखा है जो चार्ट में है। देखो, द चार्ट शो दैट टॉप 10 occupational risk factor and the number of attribute death. Exposure to long working hours, 55 hours or more week, had the largest number of attributed death, followed by the exposure to particulate देखो, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जो देखो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 30 लाख वर्कर की डेथ हो रही है हर साल ग्लोबली। जो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट है या डिजीज है, किसने रिलीज की है ये रिपोर्ट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो, जो 63% है, मान लो जितनी भी 30 लाख डेथ हो रही है उसमें से जो 63% डेथ है वो कहाँ से रिपोर्टेड है? एशिया पैसिफिक रीजन से। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारा जो डेटा है वो डेथ रिलेटेड डेटा है। तो सबसे ऊपर आप क्या देख रहे हैं? लगभग 7,44,924 लोगों की डेथ, जो कि वर्क रिलेटेड मैटर में सबसे हाईएस्ट नंबर है। वो डेथ हुई है लॉन्ग वर्किंग हावर्स की वजह से। लॉन्ग वर्किंग हावर्स का मतलब है 55 हावर्स या उससे ज़्यादा। मतलब ये लगा लें आप 8 घंटे से ज़्यादा का जब वर्क है उस केस में, उस वजह से यानी कि लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वर्कर की डेथ का, जिसकी वजह से लगभग 4,50,321 लोगों की डेथ हुई है, वो रीज़न है पर्टिकुलेट मैटर, गैस या फ्यूम्स। कोई ऐसा वर्क जहाँ पे इस तरह के जो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एक्सेस है, उस वजह से वो सेकंड हाईएस्ट डेथ रेट में आता है, वो वाला जो सेक्शन है। इसके अलावा इंजरीज की वजह से, मान लो भाई कोई वर्कर है कहीं काम करता है, इंजरीज की वजह से लगभग 3,63,283 लोगों की डेथ हुई है। एस्बेस्टोस की वजह से 2,09,421 लोगों की डेथ हुई है। सिलिका की वजह से लगभग 42,258 लोगों की डेथ हुई है। अस्थमा मैगन्स उसकी वजह से 29,621 लोगों की, यूवी रेडिएशन की वजह से 17,936 लोगों की, डीजल इंजन एग्जॉस्ट की वजह से 728 लोगों की, आर्सेनिक की वजह से 7,558 लोगों की, निकल की वजह से 7,301 लोगों की डेथ हुई है। और ये डेटा किसका है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो अभी रिसेंटली एक जो ना वो भी चल रहा था, इशू भी चल रहा था, जिसमें जो इसरो के शायद चेयरपर्सन है मिस्टर नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था कि भाई लॉन्ग वर्किंग आवर होने चाहिए। तो देखिए, दे इफ मतलब ये तो देखो उनका अपना पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, दैट ही इज राइट कि भाई अगर आप इंडिया को ग्रो करना है या कुछ ऐसा करना है तो पीपल्स को दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर। बट सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स से तो इफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, इफेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, इंडिया की जो ग्रोथ है वो इंप्रूव नहीं होगी। और जितने भी फैक्टर है वो सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे एट द एंड। तो एक बार अगर हम ये आर्टिकल देखें तो इसमें एक बार मैं देख लूँ, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, बस ये सारी चीज़ें बताई हुई जो ऊपर लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लें ना, अदरवाइज तो बस इसी को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो है कन्वेंशन की बात की है 155 और 187। ये कन्वेंशन इसी से रिलेटेड है कि भाई वर्किंग हावर मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या-क्या मतलब उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड है, इंडिया इन दोनों में से किसी का भी सिग्नेटरी नहीं है। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा था कि जो टनल में 41 लोग फँस गए थे, उसका भी एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिया है यहाँ पे, वो भी आप देख लो। इन्होंने देखो ये वही बताया कि इसकी वज़ह से कौन-सी चीज़ के एक्सपोज़र की वज़ह से ज़्यादा डेथ्स हुई है। इसके अलावा देखो, द रिपोर्ट ऑल्सो रेकमेंड 5 कैटेगरीज़ ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। फॉर वो क्या है ना, फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्क एट वर्क। वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो भाई सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, हेल्थ इंश्योर करने के लिए वर्क पर ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, वो है दीज आर ओके। देखो, freedom of association and the effective
recognition of the right of collective bargain, number 1, elimination of all form of forced labor and compulsory labor, number 2, abolition of child labor, number 3, elimination of discrimination, number 4, and in respect of employment and occupational patient एंड ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट। ये आप याद रखेंगे कि ये इस रिपोर्ट ने इसको मतलब ये सारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए हैं सेफ्टी इंश्योर करने के लिए और हेल्थ इंश्योर करने के लिए वर्क पे। और वो कौन कौन से हैं कि भाई एसोसिएशन हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, और जो उनकी जो इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन हो, जो उनकी जो राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका, और जितने भी फोर्स लेबर हैं या फिर जितने भी भाई ये कंपल्सरी लेबर हैं उनका एलिमिनेशन होना चाहिए, एबोलिश होना चाहिए चाइल्ड लेबर। इसके अलावा एलिमिनेशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। इसके अलावा सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे विद डिबेट रिगार्डिंग एक्सटेंडेड वर्क हावर गोइंग ऑन, द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ वार्निंग साइन। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये वार्निंग साइन की तरह है जब आजकल ये जो डिबेट चल रहा है लॉन्ग वर्किंग हावर पे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो डेथ है ड्यू टू एक्सटेंडेड वर्किंग हावर वो लार्जेस्ट पोर्शन रखती है डेथ रिलेटेड टू वर्क। जो रिलेटेड टू वर्क हम डेथ देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन किस चीज का है, लॉन्ग वर्किंग हावर का है। लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग उसकी वजह से वो डाई कर रहे हैं, राइट। लॉन्ग वर्किंग हावर मतलब 54 हावर से जो मोर देन है, इतने लोग जो 7.45 लाख वर्कर डाइड owing to long working hour, ठीक है। Here is the Marxist concept of limits of the working day and can help us deeper understanding। देखो हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख ली, उसमें हमने देखा कि किस किस वजह से मतलब कितने वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट शेयर था वो किसका था, लॉन्ग वर्किंग आवर। लॉन्ग वर्किंग आवर का मतलब क्या था, 55 आवर से जो ज्यादा के वर्क, हाँ, आवर्स हैं उनको हम वर्किंग आवर में कंसिडर कर रहे थे। इसके अलावा जो सेकंड जो हाईएस्ट शेयर था वो जो पर्टिकुलर मैटर थे वो गैस या फ्यूम्स थे उनका था। फिर उन्होंने अदर शेयर भी बताए थे। देखो अगर हम मार्क्सिस्ट कंसेप्ट की बात करें तो सपोज करो मार्क्सिस्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है वो विजिट क्रिएट करती है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो देखो जब हम आजकल तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम मोर फोकस ऑन प्रॉफिट सीकिंग, राइट। प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो सपोज करो कि भाई अब मान लो इसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, उनको प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो मान लो वो 8 घंटे काम करते हैं और कुछ 100 प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा भाई सेल करेंगे ये वाले और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई सोनी 200 प्रोडक्ट क्रिएट कर 200 प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं। तो इसलिए हम सबका ना एक एक दो दो हावर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल सिस्टम है, जॉब कम है दुनिया में वैसे ही तो लोग इन्होंने ये हो सकता है ये एग्री कर जाए। हाँ कि 2 घंटे में होता ही क्या कहेंगे 3 घंटे में भी कहीं ना कहीं एग्री कर जाएंगे। तो ये एग्री कर लेते हैं और ठीक है प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, 200 प्रोडक्ट क्रिएट हो जाते हैं और ये मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर व्हाट अबाउट दीज वर्कर्स, इनका तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। क्योंकि एट द एंड बेसिकली जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, कंपनियां ना ये सोचती है कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। और वो सोचते हैं कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको कि जाके कैसे ज्यादा से ज्यादा काम ले सके ना। तो मतलब मतलब वो इस ज्यादा से ज्यादा काम लेने के चक्कर में, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो ज्यादा वर्किंग आवर रखती है। भाई 8 से ज्यादा हो जाए, 10 वर्किंग आवर हो जाए। तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स है कि जो ये सारे सिस्टम है उनमें काफी सारी चीजें हो रही है। नंबर एक तो एलियनेशन हो रहा है। एलियनेशन का मतलब बेसिकली ये है कि सपोज करो एक कोई भी एक पर्सन है वो मटका बनाता है। तो वो अपनी मिट्टी लेके आया, फिर उसने एक मटका तैयार किया, उसको फिर उसी से उसके कहते हैं ना पकाते वकाते हैं, फिर उसको डिजाइनिंग करते हैं, उस पर डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं और फिर बाद में एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है और आप उसको सेल करने में जाएंगे। लेकिन जब आप उसको बना रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको लग रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट है, आपने इसको तैयार किया, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह की एज पर योर क्रिएटिविटी, राइट। ओके। अगर आप कुछ और चीज बना रहे हैं, आप अपने घर आप सिलाई कर रहे हैं घर पे, तो आपके पास कपड़ा आएगा और आप उसका भाई या जिस जो भी डिजाइन
आपको क्रिएट करना है, वो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अगर कस्टमर चाहता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर दें या कुछ इस तरह का डिज़ाइन कर दें, तो वो भी आप करेंगे। पर आप में ना एट द एंड खुशी का भाव होगा कि ये मैंने क्रिएट किया है, ये डिज़ाइन, ये इस तरह का लुक्स मैंने क्रिएट किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप और किसी चीज़ की बात करें, चलो ये तो हो गया और जहाँ तक अगर आप इंटरनेट की दुनिया में भी बात करें, आप कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, तो वो वहाँ पे भी आपको खुशी होती है कि एप्लीकेशन आपने बनाई है। लेकिन अगर आप दूसरे सिनेरियो की बात करें, सपोज़ करो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वहाँ पे आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। आपको भी मतलब इतने सारे लोग उसी प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम आप भी लिख दे रहे हैं किसी मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके छोटे-छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स में भी डिफरेंट वेरिएशन है, उस डिफरेंट वेरिएशन में भी एक कलीग आप हैं जो अब छोटा-सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो अभी आपकी ड्यूटी है। तो क्या आपको ये वो आएगा कि ये प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया है? नहीं, कैसे आएगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने क्रिएट ही नहीं किया। प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, आपका तो उसमें बहुत स्मॉल सा कंट्रीब्यूशन है, नंबर 1। अगर आप एक कंपनी की बात करें जो एक्सक्यूज़ मी जो देखिए भई मान लो वो कंपनी वो बनाती है कि कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो आप एक मशीन पे लगे हुए हैं, आपको एक मान लो भई यहाँ पे आपको पैच लगाना है या कुछ और लगाना है, यहाँ आपको भई व्हाटएवर इज़ योर केस कि आपको कुछ रोटेट करना है या फिर कोई कंपोनेंट आपको ऐड करना है। एट द एंड आपको ये नहीं लगेगा कि वो प्रोडक्ट आपने बनाया। क्यों? क्योंकि आपने उस आपको पूरा सुबह से लेकर शाम तक बस वही काम करना है, जिस मशीन पे आप खड़े हुए बस वहीं खड़े रहना और पर्टिकुलरली वही काम करना है। आप एक अलग से प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आपको ये भी नहीं लग रहा कि आप वो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया है, ना ही आपकी उस प्रोडक्ट पे कोई ओनरशिप है। जब आप उसको बाजार में देखेंगे तो आप उसको खरीद रहे हैं, लेकिन आप खरीद रहे हैं मतलब एज ए कंज्यूमर बन के, राइट? आपको ऐसा कभी नहीं लग रहा कि आपने कोई प्रोडक्ट अलग से क्रिएट किया है। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी को एलिनेशन बोलते हैं। अगर आप वर्क कर रहे थे, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें एटलीस्ट ये था कि आपको लग रहा था कि प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन जब आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बात करें ना, जो इंडस्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे आप एलियनेट हो जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि आप एक होल प्रोसेस का बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम एक कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, ये कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव है। देखो 19th सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, एड्रेस द इश्यू ऑफ लिमिटिंग वर्किंग आवर एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट critic of capitalism. His idea on limiting work hours are primarily found in his seminal seminal work. I'm sorry, I have a health issue today. I'm very sorry about that. तो दास कैपिटल था आई थिंक उनके वर्क का नाम, जिसमें उन्होंने ये सारे कंसेप्ट जो मेंशन किए थे वर्क रिलेटेड, जो वर्किंग आवर्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। देखो, एक तो उन्होंने एलिनेटेड लेबर पर बात की है कि मार्क्स आर्ग्यू दैट अंडर कैपिटलिज्म वर्कर जो एक्सपीरियंस होता है, एलिनेशन एक्सपीरियंस करता है वेरियस फॉर्म में। वन इज he is contended that workers are alienated from the product of their labor, the process of production, their fellow worker, and ultimately from their own human potential. One aspect of this alienation is separation of worker from the control over their working time. देखो, ना तो उनका प्रोडक्ट पे कोई कंट्रोल है, मतलब देखो, एक तो उनको एलियनेट हो गए हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी एलियनेट हो गए हैं, फेलो वर्कर है उनसे भी एलियनेट हो गए हैं, अल्टीमेटली फ्रॉम जो उनका खुद का ह्यूमन पोटेंशियल है उससे भी एलियनेट हो। मान लो आपको पूरा दिन एक तरह का प्रोग्राम लिखना पड़े, आप लिखे जा रहे हैं क्योंकि आप कुछ और नहीं कर सकते, दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे तरह के लोग हैं, ना तो आप उनसे इतना कनेक्टेड हो ना वो आपसे कनेक्टेड है। जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उससे, क्योंकि आपका काम बस एक ही तरह का प्रोग्राम लिखना है। मान लो आपको एरर रिज़ॉल्व करने का प्रोग्राम लिखना है, तो आप वही लिखे जा रहे हो। ना प्रोडक्शन में आपका लेना-देना है, जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें भी आपका एट द एंड ऐसे कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले या खुद को भी लगे कि ऐसा कुछ है। ह्यूमन पोटेंशियल से भी आप क्या हो रहे हो, अल्टीमेटली डिस्कनेक्ट ही हो रहे हो। तो ये एक तरह का क्या है, एलियनेशन है। इसके अलावा जब आप बात करेंगे कोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, मतलब आपकी जो लेबर है या जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग है, वो क्या हो रही है, वो कॉमेडी सॉरी
कमोडिटी हो गई एक तरह से, जिसको बाइंग और सेल किया जा सकता है मार्केट में। कमोडिटी, लेबर बिकम ए कमोडिटी दैट इज ब्रोड एंड सोल्ड इन द मार्केट। वर्कर्स सेल देयर लेबर power to capitalists in exchange of wages, and the capitalists in return seek to extract the maximum amount of labor from worker to maximize their जो क्या है प्रॉफिट। तो वो क्या करते हैं कैपिटलिस्ट, उनका जो है ना, उनका मतलब अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन एंड सरप्लस वैल्यू, basically क्या है कि Marx labor theory of value posits and that value of commodity is determined by the social necessary labor time required for the production. जो capitalist है seeking to increase profit try to extend the working hour to extract more surplus value। ठीक है। कैपिटलिस्ट किस पे फोकस करते हैं? मोर प्रॉफिट पे। मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सरप्लस की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, लेबर के वर्किंग आवर जो है उनको इंक्रीज कर देंगे, जो सरप्लस इंक्रीज करने के लिए। बस मतलब इतना नहीं कि जो जो वैल्यू ऑफ लेबर है, लेबर पावर है, एंड द वैल्यू प्रोड्यूस बाय द लेबर, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना बेसिकली कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव है। तो एक्सप्लोइटेशन एंड सरप्लस वैल्यू और commodification of labor, alienation labor। इसके अलावा लिमिटिंग वर्कर हावर्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ह्यूमन इमेंसिपेशन। देखो, इसके अलावा मास और एडवोकेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ वर्किंग हावर, इन्होंने क्या किया कि जो वर्किंग हावर है ना वो लिमिटेड होने चाहिए, ताकि उनको ना टाइम मिल सके, उसका रिड्यूस हो सके एक्सप्लोइटेशन, और की जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई उनको अलग से टाइम मिलेगा, इसके जो मतलब रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, और जो उनकी क्रिएटिविटी फील्ड में उनको और वक्त मिलेगा जिससे वो थोड़े और क्रिएटिव हो सकेंगे। बेसिकली इनका मतलब ये क्या है कि अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दोगे, तो सपोज करो कि पर्सन है, एक वर्क कर रहा है, लेकिन बाद में अगर उसके पास टाइम है तो वो थे जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी वजह से ही हेल्थी बॉडी हो रही है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल की बात करें तो अगर आपको जेन्युइनली इफ यू वांट टू इंक्रीज सरप्लस, तो आप इसके अलावा और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, नई टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। उसकी वजह से क्या होगा, आप कम लेबर आवर्स में भी मैक्सिमम सरप्लस गेन कर सकते हैं। हो सकता है कि उससे भी कहीं ज्यादा जो आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स से गेन कर रहे थे, ये जो पीपल्स के। तो एट द एंड जो जो आपको टोटली देखना पड़ेगा, राइट। देखो इन्होंने यहाँ पे भी बात की है ह्यूमन इमेंसिपेशन पे, कि मार्क्स आर द लिमिटेशन ऑफ वर्क आवर नॉट ओनली एज ए प्रैक्टिकल improvement in the condition of working class, but also a step towards human emancipation. By reducing the time spent on necessary labor, individuals could have more time of leisure, एजुकेशन में भी उनको काफी वक्त मिलेगा, सेल्फ डेवलपमेंट में भी उनको काफी वक्त मिलेगा, लीजर में भी काफी मिलेगा। एट द एंड उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी, और जो उनका जो वो है ना क्या इंथुजियाज्म इंक्रीज करेगा, तो वह काम करने का, उस काम पर आने का, वहाँ पे अपना 100% देने का। इफ यू रिड्यूस हावर, जो उनकी अगर वर्किंग अकॉर्डिंग जो आपकी पॉलिसीज होंगी, तो एट द एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द वर्कर। तो ये मार्क्स के व्यूज थे। Thank you for all. Have a good day to all of you. Okay, people. Thank you again.